स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास लाइव प्रोग्राम में। शाम के लाइव प्रोग्राम को लेकर हाजिर हैं और मुद्दा गर्म है। जी हाँ, देश के कई राज्यों से लगातार जो तस्वीर सामने आ रही है वो तस्वीर किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जाएगी। दरअसल अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरह से बिहार में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या ये छात्र ही हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं या छात्र की आड़ में दंगा ही अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से भी कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया। माना जा रहा है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो हालात खराब है, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है और क्यों नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार भी ये बयान दिया कि छात्र इस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन ना करें। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी क्यों नहीं इस तरह का ट्वीट किया या फिर बयान दिया कि इस तरह से छात्र सड़कों पर प्रदर्शन ना करें। दरअसल देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर जो हालात खराब हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, किसको? सरकार को उठाना पड़ सकता है। और सीधे तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फिलहाल स्थिति उतनी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है कि देश में हालात जो हैं क्या वो वाकई खराब हो सकते हैं। तो इस वक्त लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ गए संजय जी। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास लाइव प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। हाँ, तो सर आज चर्चा शाम के लाइव प्रोग्राम में हम कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम को लेकर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, क्या हिंसा ही ये रास्ता है? अगर हिंसा रास्ता नहीं है तो क्यों नहीं शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाता? कोई एक ताकत आपके मुल्क पे कब्जा करना चाहती है जी। कोई एक ताकत आपके संविधान को न्यूट्रलाइज करके आपके नोटों पे कब्जा कर लिया, नोटबंदी करके आपके तेल पे कब्जा कर लिया, देश के प्राकृतिक संसाधनों पे कब्जा कर लिया, ट्रेन पे कब्जा कर लिया, हवाई जहाज पे कब्जा कर लिया। ऐसी व्यवस्था से टकराने के लिए अगर चंद लोग हाथ में पत्थर उठा भी रहे हैं तो आपका मतलब तो ये हो गया कि गांधी वॉज राइट एंड भगत सिंह वॉज रॉन्ग। लेकिन सर हिंसा तो किसी भी जो है सवाल का रास्ता नहीं है, या तो हिंसा से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इससे तो देश के हालात और खराब होंगे। बुद्ध वाली और सम्राट अशोक वाली बातें जो मुझे सुना रहे हैं वो मुझे ये बताइए कि आपने युद्ध नहीं लड़े क्या जी? आप अपने शौर्य पराक्रम को जब भूल गए थे तो आप गुलाम बने थे। अगर इस वक्त एक बस है उसकी कीमत है 50 लाख जी, और उसे जलाने के लिए अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए अगर वहां 4 ज्वलित उत्तेजित युवा पुलिस की गोली के सामने अपनी छाती पर गोली खाने का रिस्क ले रहे हैं, तो 50 लाख की बस आपके लिए ज्यादा है या उनमें हर बच्चे की जान? लेकिन आप उन्हें ऐसे कह के क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? 13 महीने तक किसान शांतिपूर्वक दिल्ली के धरने पे रहे जी, लाखों किसान रहे, 700 के करीब उनमें मृत्यु हुई। सरकार ने सुना क्या? जब सरकार बेशर्म है, वो एक पर्टिकुलर एजेंडे के अंतर्गत काम कर रही है, उसने धार्मिक भावनाएं भड़काकर सत्ता पे कब्जा कर लिया है एक पावर ने, और वो पूंजीपतियों का एजेंडा लागू कर रही है। अब आपके पास आखिरी फ्रंट बच रहा है ये सेना का। आप जानते हैं कि इस स्कीम से क्या होगा जी? आप उस पर डिस्कस करने के बजाय सड़क पे डिस्कस कर रहे हैं। शाहीन बाग में भारत की नागरिकता का मुद्दा था, लेकिन सर सरकार तो ये कह रही है कि जिक्र कर रहे थे, संविधान का जिक्र नहीं कर रहे थे। किसान आंदोलन में भारत के खाद्य सुरक्षा का मामला था। आप लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, अदालत सुन रही थी, एक कोई लड़की थी गुप्ता जन अग्रवाल, उसने कहा मुझे अपने काम पे पहुंचने में आधा घंटा ज्यादा देर लग जाता है और मेरी दूरी लंबी हो गई है, तो उसका तो इतना बड़ा अधिकार हो गया कि सरकार उसे सुन रही थी।
और लाखों किसान पड़े हुए थे सड़क के ऊपर, उनको न सरकार सुन रही थी, न अदालत सुन रही थी। लेकिन तो ये मुल्क हम किसका मान लें? लेकिन संजय जी, सरकार तो कह रही है कि भाई हम तो आरक्षण दे रहे हैं, जो असम राइफल हो वहां पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो रक्षा में आरक्षण नहीं था जी, क्रिकेट की टीम में आरक्षण दे दो ना। सरकार सेना में आरक्षण का क्या मतलब है? सेना रोजगार देने के लिए नहीं होती है, सेना देश की रक्षा के लिए होती है। अब आपने कहा कि हमने 100 लोग रिक्रूट करे जी, और 25 को सेना में रख लिया, 75 को वापस सोसाइटी में उन्होंने भेज दिया। ये 75 कभी इस लायक नहीं थे, कभी इस लायक नहीं थे ट्रेनिंग के बाद कि वो सरहद पे जाके वहां की ड्यूटी को कर सकते होते, अपना बलिदान दे सकते होते। लेकिन जब उनके हाथ में हथियार आके वो कॉर्पोरेट सेक्टर की सिक्योरिटी में खड़े होंगे तो वो नियति पब्लिक पे तो गोली चला सकेंगे नहीं जी। आपके देश की सारी व्यवस्था, सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं एक एक करके ढहती जा रही हैं, और आप हमें वही गांधी जी वाला पाठ पढ़ाए चले जा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये रूबी का लियाकत और अंजना हो मोदी वाली बातें आप हमसे क्यों कर रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस स्कीम का देश का क्या नुकसान होगा? राहुल शर्मा ये बताए आज की तारीख में कि या मोहम्मद आसिफ इस बात को बताए कि भारत की इस नई योजना से सरकार की भारत की सुरक्षा पे क्या असर पड़ेगा। अच्छा संजय, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता वहां तक है ही नहीं संजय जी, मेरा सवाल ये भी है कि अगर सरकारी संपत्ति को जलाया जा रहा है तो वो सरकार की तो नहीं है ना, वो तो हमारे और आपके टैक्स से बनी हुई है। तो ऐसे में तो जनता तो अपना नुकसान कर रही है जी। आपके कहने का मतलब ये है कि सरकारी संपत्ति को जलाने के बजाय, क्योंकि वो बीजेपी की नहीं है, नहीं जो बीजेपी के एमएलए और एमपीओ की कोठी जलाई जाए क्या? बीजेपी के कार्यालय जलाए जाए? लेकिन सर इस बात को भी तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। ट्रेनें चल रही हैं, उसको बीच में रोक दिया जा रहा है, पैसेंजर को उतारा जा रहा है, उनसे लूटपाट की जा रही है, कोच में आग लगा दिया जा रहा है। ये तो प्रदर्शन का तरीका नहीं है। खबर बिल्कुल झूठी होती है। ये आंदोलनकारी लूटपाट करने वाले नहीं है जी। अगर कोई ट्रेन कहीं जा रही है, उसमें मैं भी बैठा हूं या आप भी बैठे और ऐसे मुद्दे के लिए ट्रेन रोकी जा रही है, तो मुझे एक दिन का नुकसान होगा, एक दिन की मुझे परेशानी होगी, मेरे बच्चे मेरे साथ छोटे छोटे हैं, उन्हें दूध की दिक्कत होगी, मुझे चाय खाने की दिक्कत होगी, यही तो होगी। लेकिन आगे की सारी पीढ़ियां गुलाम हो जाए तो दिक्कत किसकी बड़ी है? हाँ अच्छा सर, मेरा सवाल यह है कि देश जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में वहां रैली कर रहे हैं, वहां पर उद्घाटन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देश के हालात को देखकर? गुजरात के कितने लोग जी भारत की सशस्त्र सेनाओं के अंदर हैं? आप बता दीजिए। गुजरात की मां की कोख से गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी राजे पैदा नहीं होते, गांधी और पटेल पैदा होते हैं, जिन्ना पैदा होते हैं। तो आप ये, और एक बात बताइए, आप तो कश्मीर के मुसलमान के आंगन में भी शहीद का जनाजा उतर चुका। गुजरात में कितने शव पहुंचे हैं शहीदों के? आप आज सर्वे करके मुझे ये बताइए, पूरे देश में अग्रवंशियों के, जैनों के घर में कितनी औरतों ने छाती पीट के इस बात के लिए रोना पीटना मचाया है कि मेरा बेटा, मेरा लाल देश में शहीद हो गया? ये सब नकली है, 56 इंच के सीने वाले व्यापारी लोग हैं। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था व्यापार मेरे खून में है, मैं जानता हूं व्यापार मेरे खून में। ये व्यापारी है। राष्ट्र की रक्षा व्यापारी नहीं करेगा, अग्रवाल नहीं करेगा। अंग्रेज ने अग्रवाल रेजिमेंट नहीं बनाई थी, अंग्रेज ने बिंदल, सिंगल, कंसल, बंसल, जैन रेजिमेंट नहीं बनाई थी जी। अब अग्रवाल स्वीट्स हिंदुस्तान चला रहा है क्योंकि समोसे बेच के और नकली मावा बेच के उसने पैसा जमा कर लिया है। तो अब अग्रवाल स्वीट्स के नाम पे दे दो ना, देश का नाम ही बदल दो। अब मैं तो बाकी जितनी कौमें जो भूमि पे अपना पसीना बहाती हैं और सरहद पे अपना खून बहाती हैं, उनको एक वकील की हैसियत से एक सलाह देना चाहता हूँ जी। 2024 का इलेक्शन तो ये कैसे भी जीत ही लेंगे जी, बिल्कुल। इनके सामने कोई अपोजिशन का नेता नहीं है, और जो है उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है जी। अगर आपके मोहल्ले में कोई जैन साहब रहते हैं, अग्रवाल साहब रहते हैं, बिंदल, सिंगल, कंसल कोई रहते हैं, तो आज ही अपनी पगड़ी उनके पैरों में जाके रख के अपने गुनाहों की माफी मांग के कि लाला मैंने तुझे उस दिन तू कह दिया था, माफी मांग लीजिए, क्योंकि 50 साल फिर ये कहीं नहीं जा रहे जी। अच्छा सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि देश का हालात जो है वो लगातार तो खराब हो रहे हैं,
लेकिन अगर बिहार की भी बात कर ले तो नीतीश कुमार का बयान नहीं आता है, नेता प्रतिपक्ष का बयान नहीं आता। क्या जानबूझकर इस आग को और भड़काया जा रहा है ताकि और बीजेपी को माल मसाला मिल सके, 2024 का रास्ता आसान हो सके? देखिए जी, नीतीश जी का तो आज की तारीख तक यही नहीं पता चला वो किधर है किधर नहीं है जी। नीतीश जी की तो खूबसूरती है राजनीति की। ऐसे वाहियात लोग राजनीति में, ऐसे सिद्धांतहीन लोग, सुख की राजनीति, सुविधा की राजनीति करने वाले लोग भारत की राजनीति के लिए अभिशाप बन गए। वैसे किसी की मृत्यु की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन मैं तो यहां तक कह रहा हूं बाबर की तरह कि हे ईश्वर, अगर मेरे प्राण के साथ नीतीश के भी लेता हो तो दोनों के हर ले जी। तो नीतीश जैसे कैरेक्टर के बारे में कृपया आप बात न करें। वो बहुत घिनौना, घृणित मानसिकता का आदमी है और वो भारत की राजनीति में अभिशाप है। सर, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं सड़क पर छात्र उतरे और जो प्रदर्शन वो कर रहे हैं, तो इससे क्या उनके नौकरी मिल जाएगी? क्या इससे सरकार मान जाएगी? अगर नहीं मानेगी तो दूसरा कौन सा रास्ता है जो छात्रों को अपनाना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो मुद्दा उठा है ये रोजगार को लेकर उठा है जी, और सरकार को लेकर उठा है। और उसमें सरकार ये कह रही है कि वो आरक्षण भी दे देगी और कॉर्पोरेट सेक्टर भी इन्हें रख लेंगे और इन्हें कौशल की जो है डिग्री भी मिल जाएगी और इनको 12-12 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। ये सब जो बातें हो रही है ये सेना रोजगार देने के लिए नहीं होती है, देश की रक्षा के लिए होती है। अगर आपकी सरहदें सुरक्षित नहीं रही तो पाकिस्तान और चाइना आपका भूत बना देंगे, भूत जी। तब देखेंगे ये अग्रवाल स्वीट्स वाले कैसे चाइना का मुकाबला करेंगे। जिन कौमों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंदोलन जीवी बताया था ना संसद में, वो एक शब्द बोलना छोड़ गए थे, परजीवी जी। ये जैन, ये अग्रवंशी दीमक की तरह हिंदुस्तान को खा चुके हैं। सर, सरकार तो ये और इनका लेने में भी हमें कोई हिचक नहीं है। ये देश को दीमक की तरह खा चुके हैं। बिरला करोड़पति कब बना? जब हिंदुस्तान लूट रहा था अंग्रेजों के टाइम पे जी। केडिया, मोदी, झुंझुनवाला, खेतान, ये कब बने करोड़पति? इनकी इंडस्ट्रीज कब जमी? इन सब की नींव कब पड़ी है? टाटा, इनकी नींव कब पड़ी है? इनकी नींव पड़ी है जब हिंदुस्तान लूट रहा था। ये लोग भगत सिंह पैदा नहीं कर रहे थे सर, सरकार पैदा कर रहे थे। इंडस्ट्रीज जो अंग्रेजों के साथ मिलकर लूट का माल, जब भारत माता के जेवर लॉर्ड डलहौजी उतार रहा था ना, तो सारे गहने भारत से बाहर हम ब्रिटेन नहीं चले गए थे। 20% इन बिरलाओं पे, इन महेशियों पे, इन जैनियों पे, इन गुप्ता जी पे, इन अग्रवाल पे, इनके पास रह गए थे। ये उस लूट में इनके साथ थे। सर, सरकार तो ये कह रही है कि जनता स्कीम के बारे में समझती नहीं है, जानती नहीं है, सड़कों पर चली जाती है, प्रदर्शन करती है। समझदार अचानक जो है वो बीजेपी में ही पैदा हुए हैं। किसान इनकी बात नहीं समझ रहे थे, नागरिकता वाले मामले में मुसलमान की बात नहीं समझ रहे थे। अब नौजवान जिनको ये रोजगार देना चाह रहे हैं वो इनकी बात नहीं समझ रहे। अरे भाई, बात ये है किसान समझ चुके थे, इसलिए इन्हें काले कानून वापस लेने पड़े। और अब इन बच्चों ने भारत माता के ऊपर एक एहसान किया है। जिस चीज का विरोध सेना के जनरलों को करना था, और जनरल होगा वीके सिंह जैसे, जो 1 महीने तक तो अपनी जन्मतिथि बढ़वाने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहा था जी। अगर उसे आज अडानी साहब ने 1000 करोड़ रुपए देके ये कह दिया कि भाई तू सिक्योरिटी, मेरी सिक्योरिटी का इंचार्ज तू है मेरे एंटरप्राइजेस की, तो 25,000 लोगों की फौज तैयार कर और ये रखे 2000 करोड़ रुपए। अच्छा सर, जनरल वीके सिंह उधर की तरफ जाएगा या इधर की तरफ जाएगा? अच्छा सर, आज जितने जनरल इसके विरोध में खामोश बैठे हुए हैं उनको देख के लगता है कि अच्छा हुआ भाई इनके टाइम में लड़ाई नहीं हुई, वरना नालायक तो लुटवा मरवा देते। सर, सरकार ये कह रही है रोजगार लेकर क्या करेंगे? अपना रोजगार शुरू करिए ना, अपनी कंपनियां खोलिए। कब तक रोजगार के पीछे लोग भागेंगे, युवा भागेंगे? काम कर लीजिए, MP MLA की टेन्योर कर दीजिए 2 साल। पेंशन खत्म कर दीजिए, सुविधाएं खत्म कर दीजिए जीवन भर की जो दी जा रही है जी। और अंबानी सेठ का जो लड़का है वो रिलायंस कारपोरेशन का चेयरमैन रहेगा, सिर्फ 2 साल, 3 साल, 5 साल। ये तो राजा रहेंगे पूरी जिंदगी। और भारत का सैनिक जो है वो लड़का जो है
जो लड़का सरहद पे लड़ने के लिए काबिल है वो इनके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बन के इनको सलाम मारेगा। जी जी, यही चाह रहे हैं। व्यापारियों में भी तय कर दीजिए कि 10 साल बाद इस दुकान पे आके दूसरा बैठेगा, इस कंपनी में आके दूसरा बैठेगा। हाँ। और फायदा हो जाएगा देश का। ये जो टैक्स चोरी हो रही है, कम से कम उस वक्त जी अडानी के पोर्ट पे 30,000 करोड़ रुपए की हीरोइन नहीं उतरेगी। जी, हिंदुस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या? ऑयल टेक्नोलॉजी में मास्टर है कहीं से अंबानी का लड़का, जी इंजीनियरिंग में कहीं से, वो तो बैंकों के पैसे थे, हमारे शेयर होल्डिंग के पैसे थे, अरबपति बन रहा है। सर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार तो चाहती है कि युवा अशिक्षित रहे, युवा पढ़ा लिखा ना हो, ताकि हिंदू मुसलमान के दंगे हो। इसमें ये ओपोजिशन में सर संजय राउत इस तरह की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि जनता, सरकार तो चाह रही है कि जनता अनपढ़ रहे, वो कुछ समझे ना, और ऐसे में दंगों में वो शामिल होते रहे, सरकार का काम चलता रहे। वो उस प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या करी है। उनकी पार्टी ने बंबई के ऊपर रूल किया है जी। उद्योगपतियों की कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की पूंजी की राजधानी पे, और बहुत गहरे तार जुड़े हुए हैं। उनकी कथनी और करनी में अंतर है जी। उसे अपोजिशन में मत गिनिए, उसे इनकी शेडो में गिनिए जी। संजय राउत को आप अपोजिशन में नहीं गिन सकते, ये बीजेपी की शेडो है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये भी रहेगा कि वाकई देश में जो प्रदर्शन हो रहा है कई राज्यों में हम देख रहे हैं, क्या ये छात्र हैं या छात्र की आड़ में विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है? क्योंकि कई ऐसे बच्चों को भी पकड़ा गया पत्थरबाजी करते हुए, जिनकी उम्र महज 8-10 साल है, 12 साल है, वो तो सेना में भर्ती नहीं हो रहे थे, उनके हाथ में पत्थर थमाए गए हैं। जब बहुत सारे लोग सड़क पर, मॉब मेंटेलिटी अलग होती है जी। अगर आप धोखे से पुलिस में भर्ती हो गए या आईपीएस हो गए जी, तो जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, अगर आप धोखे से आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे जी, तो वहां आपको मॉब मेंटेलिटी के बारे में बताया जाएगा जी। ये जो 8-10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, वैसे तो बच्चे ऐसी जगहों पे कम ही होते हैं जी। कहीं से भी पकड़ लिया पुलिस वालों को, नहीं पकड़ में आ रहे नौजवान, तो बच्चों को ही पकड़ के खाना पूर्ति कर लेंगे। पुलिस का देखिए, तो उनके ऊपर ये इल्जाम लगाना कि साहब अपोजिशन अपनी राजनीति कर रही है, अपोजिशन है कहाँ? नीतीश कुमार तुम्हारे साथ गठबंधन में सरकार चला रहा है। बिहार में किसकी सरकार है? जी, मिली जुली सरकार है सर, वहां पे नीतीश भी है, बीजेपी भी है किसकी? बीजेपी की सरकार है ना गठबंधन में नीतीश के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एमएलए किसके ज्यादा है? बीजेपी की सर। तो उसने मुखौटा बना रखा है नीतीश को अपना। लेकिन तो अगर नीतीश की सरकार ये काम करवा रही है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ये काम करवा रहा है, तो उनकी शेडो पे ही तो इल्जाम लगेगा। लेकिन आप अपोजिशन की बात करते हैं तो नीतीश अपोजिशन नहीं है। लेकिन सर मुख्यमंत्री होने के नाते, हाँ, मुख्यमंत्री होने के नाते तो दायित्व बन रहा था कि एक बार इस तरह का बयान दे देते कि दायित्व अपना कौन निभा रहा है जी। आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान में दायित्व प्रधानमंत्री निभा रहा है, गृह मंत्री निभा रहा है, रक्षा मंत्री निभा रहा है, जनरल निभा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निभा रही है, कौन निभा रहा है अपना दायित्व? जब सर सब पूंजीपतियों के चांदी के जूते के सामने सिर झुकाए पड़े हैं। लेकिन सर सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि जब जनता देख रही है कि ये सरकार हमारे लिए काम नहीं कर रही, फिर भी 5 में से 4 राज्य में तो बीजेपी चुनाव जीत जाती है, उत्तर प्रदेश में ये लोग आ जाते हैं। ये चमत्कार मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा जी कि 2024 का इलेक्शन ये येन केन प्राकरण जी, कैसे भी जीते ये जीतेंगे। सर वोट तो जनता ही करने जा रही है ना। आपका चुनाव आयोग जो ऑटोनॉमस बॉडी हुआ करता था, वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ इनकी इच्छा पूर्ति के लिए साधन बना हुआ है। सर अभी भी अगर हम देखें तो लोग मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी कहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है या उनके सपने। ठीक है, आप एक काम करवा लीजिए जी,
ये जितने मोदी मोदी कहने वाले और बीजेपी बीजेपी कहने वाले लोग हैं, ये किसान आंदोलन के बाद इलेक्शन हुए थे यूपी में, गांव में नहीं घुस पा रहे थे, लेकिन इलेक्शन जीत गए चौथा। अब इनसे कहिए ये जो बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, आग लगा रहे हैं, इनके बीच में जाके मोदी मोदी चिल्लाए, देख लेंगे। जाए ना ये लोग वहां। आपने तो यहाँ कह के बैठ के कह दिया, पूरा देश जो चिल्ला के कह रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन में कुछ ना कुछ विद्या ऐसी है, जब इनकी सारी की सारी रैली खाली जा रही थी यूपी में, ये गांव में नहीं घुस पा रहे थे, इन पे गोबर फिक रहा था, पत्थर फिक रहे थे, उन गांव में भी इनके वोट आ रहे हैं, तो ईवीएम पर मेजोरिटी से जीत रहे हैं। तो आपका मतलब है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? होना अलग है। अब इन सारे जितने बीजेपी वाले हैं, इन सबसे कहिए कि जैसे हेमा मालिनी किसानों को समझाने आई थी, ऐसे कंगना रनावत, अक्षय कुमार ये समझाने आ जाए, अजय देवगन ये समझाने आ जाए, सनी देओल ये समझाने आ जाए पब्लिक को, बच्चों के बीच में जाके सनी देओल समझा दे। अच्छा सर, आपके हिसाब से व्हील चेयर पे वापस आएगा। तो बीजेपी जो चुनाव जीत रही है वो ईवीएम के जरिए चुनाव जीत रही है? भाई साहब आप एक बात बताओ, जब ऐसे गांव में भी उनको मेजोरिटी वोट पड़ रहा है, तो क्या वोट कहीं बाहर से आ रहा है? जी। इलेक्शन कमीशन पे कब्जा इनका पूर्ण मुकम्मल हो चुका है। अच्छा सर, विपक्ष में कहां कमी है? अगर सुन लीजिए, और ये कितना महत्वपूर्ण होता है सत्ता में रहना, अगर ममता बनर्जी बंगाल में जी सत्ता में नहीं होती और इतनी सख्त नहीं होती, तो जितनी आग इन्होंने लगाई थी, जो माहौल वहां बनाया था, उसके हिसाब से वो सत्ता से बाहर हो गया, इलेक्शन होता, राष्ट्रपति शासन में होता या इनकी हुकूमत में होता, ममता बनर्जी की 40-50 सीट आती, बहुत आती जी। तो ये सत्ता के बूते पे कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जी कि जैसे सेना कह रही है हम इन्हें ट्रेनिंग देंगे, हाँ, फिर इन्हें असम राइफल्स में और सीआईएसएफ में, पैरामिलिट्री फोर्स में आरक्षण देंगे, रोजगारी देना है ना, तो ये जिम्मेवारी सेना को ना देकर पुलिस को दिलवा दो जी। जब पुलिस की भर्ती करो, हर राज्य में दुगनी कर लो, ट्रेनिंग के बाद आधी जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है उसे रख लो, आधी को अडानी अंबानी को दे दो। पुलिस क्यों नहीं कर सकती, सेना क्यों करेगी? आपको एक बात बताऊं, वैसे तो आप लोगों को कहना चाहिए, किसी भी पत्रकार को पढ़ने लिखने का शौक नहीं है, मैंने कई केसेस देख लिए, आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के पढ़िए, जहां जहां मेजोरिटी के हाथ में इस तरीके से हथियार थमाए गए हैं, पहले भी हुआ ऐसा दुनिया में जी, वहां माइनॉरिटी का नरसंहार हुआ है। तो आपको लग रहा है अगर इनके हाथ में, इन प्राइवेट लड़कों के हाथ में प्राइवेट आर्मी में हथियार आ गया, तो पहला टारगेट मुसलमान होगा, मुसलमानों पे दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ेंगे। तो आपके दूसरा टारगेट सिख और जाट होंगे जी, क्योंकि ये हर चीज में देश की बात करते हैं, सरकार की बात नहीं करते, तो इनका नंबर आएगा। इन्होंने कोशिश करी थी यह आंदोलन को गाजीपुर बॉर्डर पे नंद किशोर गुर्जर जैसे एलिमेंट को आगे करके और पुलिस के प्रोटेक्शन में लट फेरने की तैयारी कर ली थी। तो ये जाट, ये सिख, ये मुसलमान, थोड़ी तादाद में यादव, क्योंकि यादव खामोश रहना जानते हैं जी, तो इनका नंबर आएगा नेक्स्ट। तो सर आपके हिसाब से श्रीलंका से बुरे हालात इस देश के हो सकते हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है सड़कों पर आगजनी हो रही है, जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है? जनाब, चिंता का विषय ये आगजनी और पत्थरबाजी नहीं है, बच्चे थक के अपने घर को बैठ जाएंगे, रोज नहीं फेंकने जाएंगे जी, रोज आग लगाने नहीं जाएंगे, पुलिस इनको कंट्रोल कर लेगी। चिंता की बात यह है कि अगर ऐसे टाइम पर जब पूरी दुनिया में युद्ध की गड़गड़ाहट हो रही है, पाकिस्तान ने, चीन ने हिंदुस्तान के अंदर दखल दे दिया, तो बॉर्डर हमारे अनसेफ हैं। क्योंकि क्यों अनसेफ है? अभी कुछ दिन पहले चाइना बॉर्डर पे एक मुठभेड़ हो गई थी भारतीय फौजियों की और चीनियों की। तो आपके इस 56 इंच के सुपरमैन ने, बनियों के और पूंजीपतियों के सुपरमैन ने एक वक्तव्य दिया था राष्ट्र के सामने आके, आपने भी सुना होगा। उसमें चाइना का नाम नहीं लिया था उसने, ना कोई घुसा है,
ना कोई घुस आया है, ना किसी चौकी पे कब्जा है। और जिन्होंने भारत माता की तरफ नजर उठाकर देखा था, हमारे वीर सैनिकों ने। हम कह रहे हैं कि अगर तुम्हें व्यवस्था बदलनी है, पूरी बदलो ना जी। अब राजपूत को, सिख को, जाट को, गुर्जर को, यादव को इन्हें क्यों बॉर्डर पे भेज रहे हो? हमारे बहुत सारे मेजर जनरल इस पोजीशन में है कि वो इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऑफिसेस को संभालते हैं। अडानी साहब के लड़के को ट्रेनिंग पे भेजो, अंबानी साहब के लड़के को ट्रेनिंग पे भेजो, अग्रवाल साहब के लड़के को ट्रेनिंग पे भेजो, गुप्ता जी के लड़के को ट्रेनिंग पे भेजो, जैन साहब के लड़के को ट्रेनिंग पे भेजो। सरहद ये जाके संभाले, सब देशभक्ति का पाठ पढ़ाए। दीमक की तरह चाट गए भारत को ये लोग। प्रधानमंत्री मोदी कहता था कपड़े से पहचाना जाता है, हम कहते हैं सरनेम से पहचाना जा रहा है जी। भारत के लिए जो घातक लोग हैं वो पूंजीपति लोग हैं। पूंजी सर, इनके नवाब ने जब शहादत दी थी गुरु गोविंद सिंह के महाराज की, तो टोडरमल जैन उसके दीवान के पास 78,00,000 सोने की मोहरें थी। ना उसका माल खतरे में था, ना उसकी जान खतरे में थी, ना उसका ईमान खतरे में था। जब प्लासी का लड़ाई हुई तब रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के अलावा अमीचंद जैन और मानिकचंद जैन के पास पूंजी थी, जो जगत सेठ कहलाते थे। आज गौतम अडानी और अंबानी के पास पूंजी है। ये हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहे हैं। मूर्ख बनाना छोड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये कर दें कि 10 साल तक कुल इनकी पूंजी कितनी लगी हुई है। अडानी की अपनी पैसे कितना लगा हुआ है उसके इंडस्ट्री में, बैंकों का कितना लगा है, LIC का कितना लगा हुआ है। मेजर जनरल बहुत सारे, उनमें तो कौशल उत्पन्न हो गया होगा इतने साल नौकरी करते करते जी। अगर 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद वो एक फौजी बना सकती है प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो एक मेजर जनरल आज इस पोजीशन में नहीं है, लेफ्टिनेंट जनरल पोजीशन में नहीं है कि वो अंबानी की जगह रिलायंस कॉर्पोरेशन संभाल सके जी। वहां पे उधर नियुक्त कर दे और अंबानी साहब से कहें जा सेना संभाल। अच्छा सर, मेरा सवाल ये भी रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार रुपए का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, और क्या वाकई और देश की अर्थव्यवस्था निचले स्तर पर जा रही है, तो क्या इन चीजों को छुपाने के लिए देश में इस तरह से दंगे जैसा माहौल खड़ा किया जा रहा है, देश में इस तरह से हिंसा को भड़काया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान बटा रहे, जनता इन सब मुद्दों पर ध्यान ही ना दे? जी, आज आपके सारे चैनल हिंसा 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 दिखा रहे हैं और देशभक्त बन रहे हैं, और सारे के सारे चैनल ये बता रहे हैं विरोध कीजिए, आपका संवैधानिक अधिकार, लेकिन हिंसक ना करिए। भाई जो जिस एजुकेशन स्तर का होता है वो उस हिसाब से रिएक्ट करता है। मैं जाऊंगा इस मुद्दे को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं मैं तो जी, ताकि मैं सेना के जनरलों से ये पूछ सकूं कि जनाब आप बताइए कि ये देश के हित में कैसे है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे नहीं सुनेगी जी, लेकिन वहां पे जाके दायर करके कोशिश तो करूंगा। मैं पत्थर फेंकने बाहर नहीं आ सकता जी, और मैं किसी को भी पत्थर फेंकने के लिए बाहर बुलाने की ना आह्वान करूंगा जी। और आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान न करिए, ये बीजेपी की संपत्ति नहीं है जी। और अगर नाराजगी बीजेपी से है तो बीजेपी के MLA का घर फूंक दीजिए, MP का घर फूंक दीजिए, उनका प्रदेश कार्यालय फूंक दीजिए, आप उनके जिला कार्यालय फूंक दीजिए, बीजेपी का फूंक दीजिए, वो राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। अगर आपका बच्चा मर रहा है गोली चलने में, पुलिस की गोली से, तो आप वहां के प्रदेश अध्यक्ष का लड़के बदला ले लीजिए, लेकिन सड़क पर मत उतरिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा सर, जो बच्चे सड़कों पर उतरे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने जो उनका जोश है या जो गुस्सा है उसको काबू में रखते हुए इस तरह से प्रदर्शन करें ताकि सरकार भी मान जाए और उनका भी काम हो जाए, ये लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए? बस हिंदुस्तान हमेशा इसी चक्कर में पड़ा है कि लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो हमेशा हुआ क्या है कि लाठी आपने ऐसे चलाई कि सांप आपको डस गया। पर इन बच्चों से मेरा कहना सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने करने का काम कर दिया। अब जरा सेना के जनरलों को और देख ले जो मोटी मोटी पेंशन पाते हैं, बिना लड़ाई लड़े अपने जीवन में, कई तो जनरल रिटायर हो लिए जी। उनसे पूछ ले कि भारत की
भारत की सेना अंग्रेजों ने बनाई थी। उन्होंने कायस्थों के हाथ में कलम देके आईसीएस बनाया था और गुजरों को, जाटों को, राजपूतों को, अहीरों को बंदूक थमा के सिपाही बनाया था। आज ये जिस सेना का निर्माण करना चाह रहे हैं तो उसमें पूरा ही आमूल चामूल परिवर्तन कर दें, जैन रेजिमेंट बना दें, अग्रवाल रेजिमेंट बना दें, बिंदल सिंगल कंसल बंसल रेजिमेंट बना दें। और ये कौमें जो खेती कर सकती है, अन्न उत्पन्न कर सकती है, देश की सरहद पे लड़ सकती है, मेडल ला सकती है, ये इनकी दुकानें भी संभाल लेंगी। परचून की दुकान संभालना कोई बहुत मुश्किल काम है क्या जी? लाला 4 दिन को बॉर्डर पे भेज दे अपना लड़का, और फौजी का बेटा परचून की दुकान संभाल लेगा जी। और आपका प्रधानमंत्री पहले कह ही चुका है जी कि एक व्यापारी एक सैनिक से ज्यादा रिस्क लेता है। क्योंकि ये कौन बोल रहा है? ये गुजरात का व्यापारी बोल रहा है। भाई और बहनों, मैं गुजराती हूँ, व्यापार मेरे खून में है। तू देश खाया, देश तूने व्यापारी जी। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि उन्होंने अपने करने का काम कर दिया, वो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, उनके अपने माँ बाप की भावनाओं का ख्याल रखे। और अब ये संवैधानिक लड़ाई है, हम लोग लड़ेंगे, इन जनरलों से सवाल पूछेंगे। तो अब वो अपने आक्रोश को, गुस्से को पालना सीखो काशीनाथ। पर काशीनाथ ने तो कात्या का पट्टा गले में पहन लिया है ना, जो असली काशीनाथ होने चाहिए थे। सनी देओल तो पहन चुका जी। तो इन बच्चों से मैं कहूंगा अपने गुस्से को पालना सीखो, इनसे हम निपट लेंगे अदालतों में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नफरत से किसी भी समस्या का हल नहीं है, हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और मैं भी अपने दर्शकों से, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकारी संपत्ति को आग के हवाले ना करें, ट्रेनों को आगजनी ना करें, सड़कों पर गाड़ियों को रोक रोक के उनके शीशे ना तोड़े, उनको, उनमें जो लोग बैठे हैं उनको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि आपकी लड़ाई आम जनता से नहीं है, सरकार से है। तो अब इस लाइव सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आशिफ और मेघा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमें मौका देने के लिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है अपनी कामयाबी या फिर जीत के लिए या फतेह के रास्ते पर पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो शांतिपूर्ण ही है। यह हमें हमारे बापुओं ने बाखूबी तरीके से सिखाया है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर जो है, जो बच्चे, जो छात्र इस वक्त सड़कों पे हैं, प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेनों में हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, दरअसल ये वो कौन लोग हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशने की हम जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, चाहे प्रवक्ताओं के माध्यम से हो या फिर नेताओं के माध्यम से, और चाहे फिर जानकारों के माध्यम से। मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सेशन में। ये जो अग्निपथ स्कीम है, एक तरफ सरकार के मंत्री और खास करके जो है आर्मी के तमाम जो है जनरल यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो है एक बिग अपॉर्चुनिटी है, ये शानदार मौका है उन तमाम नौजवानों को जो अपने सपनों को साकारना चाहते हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो जो है इस 4 साल का जो एक स्कीम आया है इसको ज्वाइन करें। और इसके लिए जो है आवेदन भी शुरू होने ही वाला है। लेकिन इसके बावजूद नौजवान मान नहीं रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं और उसको लेकर सड़कों पे आ रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं? कैसे समझा जाए? क्या सरकार नाकाम हो रही है इन बच्चों को समझाने में, छात्रों को समझाने में? देखिए, जिस तरह से ये अग्निपथ स्कीम लाई गई, इसमें बहुत सारी चीज़ों में कमियां हैं और जिससे लगातार जो है छात्रों का आक्रोश देकर उसमें सुधार भी लाया जा रहा है। सरकार की तरफ से लगातार जो है इसे चेंज भी किया जा रहा है। तो पहले जिस तरह से ये स्कीम लाई गई है, इसे सीधे तौर पर ठेकेदारी का यहाँ पर नाम दे दिया गया है। क्योंकि सरकारी नौकरियाँ लोग क्यों करते हैं? यहाँ पर अगर 4 साल के लिए, 5 साल के लिए ही करना है तो आप प्राइवेटाइजेशन की तरफ घूमिए, वहाँ पर जाके आप प्राइवेट जॉब कीजिए। सरकारी जॉब इसलिए लोग करते थे क्योंकि इसमें स्थिरता रहती थी और एक बार जो मेहनत करके तैयारी कर जो लोग सरकारी जॉब निकाल लेते थे, कहीं ना कहीं उनका पूरा जीवन एक तरह से मान लिया जाए तो सेटल हो जाता था। लेकिन उसके बाद देखा गया कि जीवन जब वो लोग रिटायर होते थे तो पेंशन भी दिया जाता था ताकि उनका बुढ़ापा कटे। तो सरकार उस वक्त जो है देखा जाता था तो लोगों के लिए सोचती थी, इन गरीब बच्चों के लिए सोचती थी, जो लोग जो है महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अलग अलग चीज़ें नहीं कर सकते थे, तो वो लोग जो है सरकारी नौकरियों की तैयारियां करते थे और फिर उसमें जॉब
जॉब निकालते थे। लेकिन अब जिस तरह से सरकारी नौकरियों में सबसे पहले पेंशन हटाया गया, उसके बाद ये जो ड्यूरेशन कम की गई है और वो जो एज लिमिट डाल दी गई है, आज छात्रों का गुस्सा इसलिए भी फूटा है क्योंकि 2 साल से देखा गया कि कोरोना का बहाना देकर सरकार जो है वैकेंसी नहीं निकालती है 2 सालों के लिए, 2.5 साल होने जा रहे हैं। और उसके बाद जब वैकेंसी निकली भी है तो ये 4 साल का जो है एक वक्त उसमें डाल दिया गया है। 4 साल में कोई क्या ही कुछ कर लेगा, आप एक तरफ से सोचिए तो, जिसमें से 6 महीने आपकी ट्रेनिंग में ही निकल जाएंगे। 3.5 साल का जो गैप है उसमें सरकार कितने दिन छुट्टियां देंगे इस वक्त भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो अगर छुट्टी भी काट लिया जाए तो उसमें से वो पूरे साल में से 4 साल में से तो लगभग 2.5 साल 3 साल का वक्त आपके पास बच जाएगा। 3 साल के लिए आप क्या ही जॉब करेंगे, और 3 साल बाद अगर आप जॉब करके निकलते हैं तो आपके पास क्या विकल्प रह जाएंगे, वो भी एक सोचने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर जो आयु वर्ग यहाँ पर रखा गया है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल तक का है। जब 21 साल के बाद आप निकलेंगे तो आपके पास तो करियर में करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। एक तरफ आप मेहनत कर जो है यहाँ पर भर्ती होते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है, 4 साल बाद आप बेरोजगार भी हो जाते हैं। तो वो जो बेरोजगारी का दर है वही का वही फिर आके रुक जाएगा 4 साल बाद। तो युवाओं का गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर युवा आस लगाकर बैठे थे कि कोरोना काल खत्म होगा तो उसके बाद सरकार वैकेंसीज निकालेगी, और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयारी भी कर रहे थे। अब देखिए ये 2.5 साल में जो युवा तैयारी कर रहे थे उनकी तो एज लिमिट निकल गई, 21 साल से ऊपर जो लोग हो गए और तैयारी में उन्होंने 2-2.5 साल दिए अपने, तो उनकी तो एक तरह से उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ ही कर रही है यहाँ पर सरकार। वही अगर बात की जाए यहाँ पर तो सेना में किस पोजीशन पे भर्ती होगी, बड़े बड़े ओहदे पर भर्ती होगी, नहीं ये सब कुछ क्लियर नहीं किया है। बस सेना में सिपाहियों की जगह के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, पोजीशन अभी तक नहीं बताया गया है कि किस पोजीशन पर जो है यहाँ पर उन लोगों की भर्ती होगी। उनके रिटायरमेंट के बाद क्या उनके लिए कुछ सोच रही है सरकार, ये सारी चीजें जो है अभी तक सरकार की तरफ से क्लियर नहीं हुई है। पेंशन को लेकर चीजें क्लियर नहीं हुई है, और 21 साल जब ये लोग जो 4 साल की नौकरियां खत्म कर जब निकलेंगे तब उनके भविष्य के लिए क्या सरकार कुछ करेगी नहीं करेगी, एक सर्टिफिकेट देने की बात यहाँ पर हो रही है कि दे दी जाएगी। लेकिन सभी को पता है कि सरकार वादे तो बहुत सारी करती है, वादे तो उन्होंने 70 लाख नौकरियों को भी किए थे लेकिन वो तो पूरे नहीं हुए। तो इस वजह से भी आज यहाँ पर युवाओं का जो आक्रोश है वो निकला है, क्योंकि वो उम्मीद में थे कि सरकार उनके लिए सरकारी नौकरी निकालेगी, और यहाँ पर सरकार जो है 4 साल का लॉलीपॉप धराकर साइड निकलने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जिस आस और जिस उम्मीद की बात मेघा कर रहे हैं, दरअसल जो है अब उस उम्मीदों पे पूरी तरीके से उन तमाम नौजवानों पे पानी फिर रहा है जो इस वक्त सड़कों पे उतर आए हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो सड़कों पे आ गए हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि इन सब बीच में आगजनी हो रही है और पथराव हो रहे हैं। याद रहे इन नौजवानों को कि जितना आगजनी और पथराव करेंगे इससे सरकार उतना ही मजबूत होगी और आपका आंदोलन जो है वो उतना ही कमज़ोर होगा। और खाम जो है आप किसी एफआईआर में और किसी फर्जी जो है एफआईआर में आप सलाखों के पीछे जाएंगे, तो बेहतर यही है आप प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें, और जो नाराज़गी है वो ज़रूर जताएं, लेकिन शांतिपूर्ण, क्योंकि यही एक आपकी ताकत है। लेकिन सवाल तो यही है कि जो हम सब ने श्रीलंका में एक तस्वीरें देखे थे, हालांकि वो भारत में ना हो ज़्यादा बेहतर होगा, हालांकि मुद्दे अलग हैं, लेकिन तस्वीरें ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं है। हम सब ने देखा कि बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं और बीजेपी के मुख्यालय हैं जहां जबरन जो है उन पर हमला किया गया है। ये तमाम जो छात्र हैं इनका गुस्सा सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बीजेपी से है। अगर इनकी किसी से मिलकर सरकार अगर कहीं है तो उस पार्टी पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी भी है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि बीजेपी के जो एमएलए हैं उनको चुन कर उनके घर पे हमला किया जा रहा है, उनके जो है खिड़कियां तोड़ी जा रही हैं, उनके जो है दरवाजे को तोड़ा जा रहा है, और बहुत सारे इसके वीडियोस भी आ चुके हैं और सोशल मीडिया पे, और हम सब के पास भी पर्याप्त है। तो मैं यहीं से मैं सवाल लेना चाह रहा हूँ, क्या जो युवा हैं अगर उनको हम सुनकर अगर सवाल पूछा जाए तो मेरी समझ में तो यही आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि लगातार 2014 से हमें घुमाया जा रहा है। एक आश्वासन, जिस आस की बात आप कर रही थी अभी, वो आस पे आस दिया जा रहा है, उम्मीद दी जा रही है, लेकिन उस पर पानी फिरता दिख रहा है। क्या यही वजह तो नहीं है कि आज बीजेपी के नेता को, मंत्री को, विधायक को और यहाँ तक कि बीजेपी के मुख्यालय को भी जला दिया गया, फूंक दिया गया? क्या ये नाराजगी सिर्फ इसलिए क्योंकि बार बार झूठ बोला जा रहा है और इसीलिए उनका गुस्सा अब जो है सड़कों पे दिख रहा है? क्या सरकार को वाकई में आगे आकर नौजवानों से बात माननी चाहिए और उनको खुलेआम कहना चाहिए कि आप बेफिक्र रहिए, अगर नहीं आपके लिए सही है, अगर आप उनके फायदे के लिए ला रहे हैं, फिर इसको वापस ले लीजिए? क्योंकि एक छोटा सा बहुत पहले का बयान है, राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम
कार्यक्रम कर रहे थे, उस कार्यक्रम के दौरान ही छात्रों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, हमें जॉब दो जॉब दो। तो उन्होंने कहा था कि सब्र रखिए, जॉब मिलेगा मिलेगा, होगी होगी, भर्ती होगी, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हुआ। तो एक यहाँ पे जो छात्र हैं वो दरअसल अग्निपथ स्कीम के खिलाफ तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भी छात्र हैं जिसकी भर्ती नहीं हुई है, जिनका ज्वाइनिंग हो गया, भर्ती नहीं हुई। क्या यही वजह है कि बीजेपी को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, उनके विधायक, उनके नेताओं पर हमला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी सेंट्रल से लेकर जितने राज्य में बीजेपी की सरकार है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की हम बात कर ले, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने बोला था कि 70 लाख नौकरियां वो देंगे, लेकिन दूसरी बार सरकार आ गई, लेकिन वो नौकरियां कहीं भी नहीं मिली है। उतनी जितनी के वादे किए गए थे सरकार की तरफ से, उतनी नौकरियां नहीं निकली है और वैकेंसीज नहीं निकाली गई है। रही बात यहाँ पर जो है सरकार लगातार दावे कर रही है, लेकिन कई सारी वैकेंसियां जो है कई सालों से खाली चल रही है और सभी पदों पर, जरूरी नहीं है सेना की बात हो रही हो, यहाँ पर जितने भी सरकारी नौकरियां में, चाहे वो रेलवे हो जाए, चाहे यहाँ पर सचिवालय हो जाए, सभी जगह पर आप बात कीजिए, पुलिस की जॉब हो जाए, सभी जगह पर जो है कई सारे पद खाली है, जिस पर सरकार ने कई सालों से जो है वैकेंसी नहीं निकाली है। तो यहाँ पर जो आस की बात कर रहे थे आप, जरूर यहाँ पर जो है 2014 से देखा जा रहा है, आस यही दी जा रही है कि आपको जो है युवाओं के लिए यहाँ पर रोजगार के विकल्प खोले जाएंगे। यहाँ पर स्किल इंडिया का एक मुहिम छेड़ा गया, जहां पर कहा गया कि युवाओं को जो है स्किल सिखाकर रोजगार के लायक बनाया जाएगा, उन्हें रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ देखा जा रहा है रोजगार की बातें लगातार की जा रही है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई बहाने से जो है उस चीज को टाल दिया जा रहा था। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी यहाँ पर आज जो बिहार में लोगों का इतना गुस्सा फूटा है, देखिए बीपीएससी का एग्जाम हुआ, उस वक्त पेपर लीक हो गया, उस पर भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, ठोस कदम नहीं उठाया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आज जो छात्रों का गुस्सा फूटा है, ये सिर्फ अग्निपथ स्कीम को लेकर नहीं है। लगातार देखिए झारखंड में, देखिए 4-5 सालों से जेपीएससी का एग्जाम जो है लगातार रद्द हो रहा है। कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई, झारखंड में भी कई लोगों ने प्रदर्शन दिया, लेकिन उस वक्त भी कोई सुनवाई नहीं हुई थी वहां पर भी लोगों की। तो यहाँ पर लोग जो है, छात्र जो है अब निराश हो चुके, आखिर करे तो करे क्या। कोर्ट का दरवाजा तक उन्होंने खटखटा दिया है इस चीज को लेकर, लेकिन वहां पर भी सिर्फ तारीखें मिल रही है उन्हें, वहां पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर कई सालों से इंतजार में बैठे हैं छात्र की नौकरी के लिए वैकेंसी निकलेगी। तो यहाँ देखा जाता है कि पहले तो वैकेंसी नहीं निकलती, उसके बाद वैकेंसी निकलती है तो एग्जाम नहीं होते, जब एग्जाम होते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम रद्द हो जाते हैं, या फिर जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद भी अगर ज्वाइनिंग हो जाता है तो यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, लेकिन उनका भर्ती नहीं होता है। तो देखिए इतना लंबा प्रोसेस है, सभी प्रोसेस में गड़बड़ियां देखी जा रही है सरकार की तरफ से। एक भी जगह पर जो है यहाँ पर सरकार ये नहीं कि हाँ अच्छे से काम करवा रही। उत्तर प्रदेश की बात कर ले, वहां पर भी एग्जाम होते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो यार देखा जा रहा है सरकार, जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, लगातार विफल हुई है इन सभी मुद्दों पर। वही कोरोना काल की बात करें तो वहां पर तो एक मुद्दा मिल गया था सरकार को कि अभी तो कोरोना है भाई, हम तो वैकेंसी निकाल नहीं सकते, एग्जाम ले नहीं सकते। कोरोना काल 2 साल था, 2 साल में सरकार ने जो है यहाँ पर बीजेपी पार्टी ने इलेक्शन जरूर लड़ा है, यहाँ पर सामने मैदान में उतरकर। बीच कोरोना में यहाँ पर देखा जाता है बंगाल में जाकर अमित शाह, यहाँ पर नरेंद्र मोदी रैलियां करते हुए दिखाई देते। उस वक्त कोरोना नहीं था, लेकिन जब एग्जाम की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो उस वक्त कोरोना का बहाना लेकर सरकार बैठ जाती है। तो आज यहाँ पर जो छात्रों का गुस्सा फूटा है, इस वजह से ही फूटा है क्योंकि उनकी जो अब सब्र का बांध है वो टूट गया है और वो सरकार के बहानों से परेशान हो गए हैं। और यहाँ पर अब इस वजह से अब युवाओं ने ये साफ कर दिया है कि अब वो सरकार के एक बहाने नहीं सुनेंगे, और जो अग्निपथ स्कीम है वो कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। वो जो पहले तो आपने नौकरियां नहीं दी और जब दे रहे हो तो 4 साल के लिए दे रहे हो, तो इस वजह से भी आज इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है छात्र का। बिल्कुल, और यही वजह है। और एक कहावत भी है जो हम सब जानते हैं बाखूबी तरीके से, सच को कुछ ही दिनों तक आप दबा सकते हैं लेकिन जो है ख़त्म नहीं कर सकते हैं। 2014 के बाद से बहुत सारे वादे किए गए, लेकिन हकीकत यही है कि वो सब वादे जो है खोखले निकले हैं, कोई भी पूरा नहीं हुआ। चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हो या फिर डिमोनेटाइजेशन जैसे जो है एक फैसले का जो है पॉजिटिविटी हो, वो भी नहीं दिखा। यही वजह है कि आज वाकई में जो छात्रों के दर्द हैं वो ख़त्म होते नहीं नज़र आ रहे हैं। इन सब के बीच में 2-3 ऐसे भी एक अहम सवाल हैं जो पुलिस प्रशासन को लेकर भी उठ रहे हैं। कल जुमे का दिन था, हालांकि ये प्रोटेस्ट 16 तारीख से ही हो रहा है, आप दर्शकों को बता दें हम, लेकिन 16 तारीख को इन बच्चों के, छात्रों के प्रोटेस्ट का जो है इंतज़ार नहीं था। उन तमाम गोदी मीडिया और उन तमाम जो चापलूसी करने वाले लोग हैं सरकार की, जो उनके नेता हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो जुमे की नमाज के बाद सिर्फ मुसलमानों का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कहीं मस्जिद के नमाज के बाद मस्जिद के बाहर अगर हंगामा होगा तो फिर उनको जो है एक मौका मिल जाएगा उनको गाली देने का, कोसने का।
लेकिन ऐसा जुमा के दिन नहीं हुआ। इमामों ने पहले ही जो है ऐलान कर दिया और कहा कि कोई भी ऐसे तत्व अगर आते हैं तो उन पे आप जो है नज़र बनाए रखें। और अच्छी बात ये रही कि शांतिपूर्ण नमाज पढ़ी गई, कोई भी तस्वीरें वो नहीं आई जो जुमे की नमाज से पहले, इससे पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते आए थे, जैसे कि कानपुर, प्रयागराज में हिंसा की तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये है कि उससे भी ज़्यादा छात्र और पूरे हिंदुस्तान में जो है कि अलग अलग जिले और राज्यों में जो है प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, आगजनी ये भी कर रहे थे। और वही कानपुर हिंसा में भी वही छात्र कर रहे थे। तो उन्हें दंगाई कहा गया, उन्हें आतंकवादी कहा गया, उन्हें जो है तरह तरह के नामों से पुकारा गया, बिना किसी जो है जांच के, बिना किसी सबूत के। जब तक, हालांकि कोर्ट तक तो मसला पहुंचा भी नहीं, कोर्ट ने फैसला भी नहीं सुनाया कि ये देशद्रोही है या आतंकवादी है या फिर यही जो है मुख्य आरोपी है, इससे पहले ही उनके घर पर बुलडोजर चला। लेकिन आज जो लोग पथराव कर रहे हैं, आज जो लोग सड़कों पे हैं, जो नकाब लगाए हुए हैं, जो मफरल बांधे कर पत्थरबाजी कर रहे हैं, आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अब ऐसा भी सोशल मीडिया पे आवाज़ उठने लगा जो लाजमी है। और आज जो है खास करके वाराणसी के कमिश्नर की बात करें, अगर आप दर्शकों को बताऊं तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन फिर दूसरी तरफ दूसरे मुद्दे को लेकर वो कार्रवाई करते तो वहाँ जो है सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि आज जो ये लोग आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें समझाने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि आज जो बच्चों का गुस्सा है उनका लाजमी है। जैसा मेघा ने बताया है कि अगर वो मेहनत करेंगे और आप उनके मेहनत पे पानी फेरेंगे, उनके करियर का सवाल है। और जब जिंदगी नहीं रहेगी तो फायदा क्या है जी कर 3 महीने 4 साल की का नौकरी लेकर वो क्या करेंगे? ना खुद खुश हो पाएंगे, ना परिवार, ना आगे की उनकी जिंदगी। तो मेघा कमिश्नर ने ये कहा कि दरअसल जो है कि ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे नागरिक हैं, इन्हें समझाना हमारी जिम्मेदारी है। कि तो अच्छी बात है, लेकिन वही उससे ठीक पहले कानपुर में जब हिंसा होती तो आप उन्हें दंगाई करते हैं, आप उन्हें बिना किसी सबूत के मारते हैं, पीटते हैं। जो सहारनपुर का आपने वीडियो देखा होगा कि सहारनपुर के कमिश्नर तो इग्नोर ही कर दिया कि ये यहाँ का वीडियो ही नहीं है। फिर वहाँ पर जब जाँच पड़ताल मीडिया जब भारी होती है तब फिर जाकर उनको एक्सेप्ट करते हैं। ये दोहरा रवैया आखिर क्यों? देखिए, बिल्कुल यहाँ देश में देखा जा रहा है कि धर्म की राजनीति जो है वो काफ़ी करी जा रही है। यहाँ पर आज जिस तरह से पहले हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ, जिस तरह से मंदिर मस्जिद विवाद हुआ, हमेशा से 2 धर्मों के बीच लड़वाने का काम जो है यहाँ पर लोगों ने किया है और इसके ऊपर राजनीतिक रोटी सेकने का भी काम किया है। आज जिस तरह से नुपुर शर्मा के खिलाफ विरोध में सड़कों पर उतरे थे लोगों ने, जिस तरह से प्रदर्शन किया, अगजनी की, उसके बाद पथराव किए, उसके खिलाफ सरकार ने बिल्कुल सही एक्शन लिया है। लेकिन यही एक्शन अभी कहीं ना कहीं छात्रों के ऊपर भी लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी रूप से किसी भी मुद्दे पर अगजनी होना, यहाँ पर पथराव होना या सड़कें जाम करना सही बात नहीं है। चाहे वो आप किसी के मुद्दे को उठाकर कीजिए, चाहे आप सरकार के खिलाफ ये अग्निपथ योजना को लेकर कीजिए या फिर आप नुपुर शर्मा के खिलाफ धर्म के मुद्दों को लेकर कीजिए, दोनों ही रूप में अहिंसा जो है गलत है। तो यहाँ पर अहिंसा को लेकर भी भेदभाव हो रहा है कि हाँ, आपका अहिंसा करना सही है, आपका अहिंसा करना गलत है। तो धर्म की राजनीति पर यहाँ पर मैं बात करूं तो ये सालों से होती आ रही है और आगे भी होती रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रशासन को अब कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है और जनता सब कुछ देख भी रही है और लगातार सवाल भी उठा रही है। लेकिन वो सवाल कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रहा है। आज जिस तरह से सड़कों पर उतरकर आगजनी की जा रही है, आक्रोश जो देखा जा रहा है यहाँ पर लोगों का, उससे कहीं ना कहीं ये भी पता चलता है कि यहाँ पर बेरोजगारी के दर बढ़े, इस वजह से यह आक्रोश हो रहा है, चाहे वो धर्म की राजनीति को लेकर हो या फिर अग्निपथ के स्कीम को लेकर हो। लेकिन दोनों ही रूप में ये चीजें गलत है और दोनों ही रूप में सरकार को जो है इक्वली एक्शन जरूर लेना चाहिए, जो कि लेते हुए अभी नजर नहीं आ रही। अभी भी देखा जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी पार्टी की बात करें तो वो कह रहे हैं ये सारा विपक्ष का काम है, विपक्ष ही ये सारी चीजें करवा रही है। अगर करवा रही है तो फिर पुलिस प्रशासन इन सभी चीजों को जांच पड़ताल क्यों नहीं कर रही है, तैनात क्यों नहीं हो रही है? लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है 3 दिन से ट्रेनों में आग लगाए जा रहे हैं, उस चीज को रोका क्यों नहीं जा रहा है, उस चीज के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? तो यहाँ पर देखा जा रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है पीछे हटकर खड़ी है और पूरे माहौल को बस देख रही है। तो इसके लिए भी कार्रवाई करनी जरूरी है। जिस तरह से कानपुर हिंसे को तुरंत कंट्रोल किया गया, प्रयागराज हिंसे को तुरंत कंट्रोल करके माहौल शांत किया गया, वहीं अभी जरूरत है बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में, जिस तरह से हरियाणा की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, वहां का माहौल शांत करने की और युवाओं का गुस्सा शांत करने की। अब देखिए यहाँ पर अगर जिस तरह से एक्शन लिया गया है उत्तर प्रदेश में, अब देखिए शांति से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से मौलानाओं ने यहाँ पर कहा है कि रविवार के दिन वो लोग प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, तो वही एक्शन अगर आज लिया जाएगा तो यहाँ पर जो छात्रों द्वारा जो अगजनी की जा रही है, ट्रेनों में जलाया जा रहा है, लूटपाट किया जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही है, उस पर अगर एक्शन लिया जाएगा तो हो सके कि ये सारी चीजें रुक जाए और फिर से शांतिपूर्वक ये विरोध प्रदर्शन हो। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अब सरकार को भी और साथ ही प्रशासन को भी सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और करना भी चाहिए।
लेकिन इन लोगों पे बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार का जो बुलडोजर है या फिर योगी जी का बुलडोजर वो यहाँ पर आकर जो है वो पंचर हो जाता है और कमजोर हो जाता है। क्योंकि ये वो लोग नहीं हैं, वो लोग मतलब समझिए वो समुदाय के लोग नहीं हैं जो दरअसल जो है जिसके नाम पर राजनीति करने वाले लोग बेहतरीन तरीके से अपना जो है राजनीति चमका लेते हैं और रोटियां सेक लेते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पे जो है केंद्र सरकार थोड़ी कमजोर हो जाती है और इसीलिए इनको बच्चों का नाम दिया जा रहा है, इनको छात्रों कहा जा रहा है, इन्हें पत्थरबाज नहीं कहा जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगा आने वाले वक्त में। लेकिन तरीका यही है कि किसी भी प्रदर्शन या प्रोटेस्ट का रास्ता हिंसा से नहीं है। अहिंसा के रास्ते पे चलना हमें बापुओं ने सिखाया है, तो हिंसा किसी भी सूरत में नहीं जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? ना तो पर्याप्त है, बीजेपी के विधायक के घर पे हमला होना, सीसीटीवी के फोटोज आ रहे हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सवाल ये है कि 3 दिन लगातार हो गए हैं मेघा, इसके बावजूद जो है अभी तक सिचुएशन एक जरा कंट्रोल में नहीं आई है। लगातार जो है आगजनी होते जा रहे हैं, लगातार बसों को फूका जा रहा है और लगातार जो है हमला किया जा रहा है। इन सब के बीच में अब यही देखना होगा कि केंद्र सरकार आखिर इन बच्चों के गुस्सा को शांत कैसे करती है, इन छात्रों को कैसे मनाती है। और वाकई में अगर इन छात्रों के लिए ये जिंदगी का सवाल है तो वाकई में ये इस स्कीम को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ये किसी राजनीति के करियर का सवाल नहीं, बच्चों के करियर का सवाल है, देश के करियर का सवाल है और इस पे राजनीति करना वाकई में बहुत गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा।